वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डीके गोयल जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक थ्योरेटिकल टर्म्स हमने पढ़ी है इससे पहले अकाउंटिंग से रिलेटेड, और ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का काम हम सीखेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, कैलकुलेशन का प्रोसेस है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? इसको अगर हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में हम लिखते हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण। अब इक्वेशन जो वर्ड है ये आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह का एक कैलकुलेशन करने के लिए या कैलकुलेटेड बेसिस कोई एक फॉर्मूला हो सकता है। तो अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, तो इसमें भी अकाउंटिंग से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया गया है जो हमारी पूरी अकाउंटिंग को एक्सप्रेस करता है। उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया गया है। देखिए वो फॉर्मूला क्या है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, वो आपको हमेशा याद रखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एक फॉर्मूला रखा गया है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन हम कहते हैं, वो है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक इक्वेशन बनाई है जो पूरी अकाउंटिंग को एक्सप्रेस करती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो बराबर होती है हमेशा। किसके बराबर होती है? उस बिजनेस की लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। और अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस में जो भी मेन आइटम्स होते हैं, मेन चीजें होती है, वो तीन ही होती है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। और उसी से पूरी अकाउंटिंग एक्सप्रेस होती है। या बिजनेस से रिलेटेड जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में जो जो टर्म्स आती हैं वो सब इन्हीं में शामिल होती है। या तो एसेट्स का हिस्सा मिलेंगी आपको, या लायबिलिटीज का हिस्सा मिलेंगी, या कैपिटल का हिस्सा मिलेंगी। ऐसे आप समझ सकते हो। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेस में जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की ही तो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका रिलेशन या तो एसेट से होता है, या लायबिलिटीज से होता है, या कैपिटल से होता है, या किन्हीं दो चीजों से भी हो सकता है, या तीनों से भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो ही नहीं सकता जो इन तीनों से रिलेटेड ना हो। इन तीनों में से किसी एक से तो जरूर रिलेटेड मिलेगा, दो से भी रिलेटेड हो सकता है, तीन से भी, तीनों से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कैसे, उन ट्रांजैक्शन से हम कैसे प्रूव करते हैं कि उस बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और उसकी कैपिटल के बराबर है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस इक्वेशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बिजनेस की एसेट्स इक्वल मिलेंगी लायबिलिटी और कैपिटल के। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि जितनी बिजनेस की कैपिटल होगी और लायबिलिटी होगी उतनी ही बिजनेस की एसेट्स मिलेंगी। इन दोनों में इक्वलिटी मिलेगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, कैपिटल का मीनिंग हमने क्या समझा था, ब्रीफ में थोड़ा सा इनका मीनिंग भी लेते हैं पहले। कैपिटल का मतलब है एनी अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, पैसा लगाता है, उसको कैपिटल कहते हैं। तो मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल। अब उस फंड का, उस पैसे का होगा क्या? उस पैसे से हम वो आइटम्स खरीदते हैं जिनसे बिजनेस ऑपरेट होगा। बिजनेस के लिए बिल्डिंग चाहिए, वो खरीदी जाएगी। मशीनरी चाहिए, मशीनरी खरीदी जाएगी कैपिटल के पैसे से। फर्नीचर परचेज किया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ पैसा अपने पास बिजनेस में कैश में रखना है, कुछ पैसा निकाल के कैश में रख दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश। कुछ पैसा फालतू लग रहा है तो उसको बैंक में डाल दिया जाएगा।
जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करोगे उस गुड्स को परचेज किया जाएगा। तो कैपिटल का अमाउंट अलग अलग इन आइटम्स में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, और उन आइटम्स को हम एसेट्स कहते हैं। यानी कि समझिएगा, बिजनेस की कैपिटल किस में बदल जाती है? एसेट्स में बदल जाती है। तो कैपिटल का मीनिंग क्या था? जो अमाउंट बिजनेस का ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा वो कैपिटल, वो पैसा जाएगा कहाँ? वो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैपिटल से ही एसेट्स बनती है। जितनी कैपिटल होगी उतनी ही उससे एसेट्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है। एसेट्स का मतलब क्या था? एसेट्स का मीनिंग हमने सीखा था, कोई भी आइटम या तो कैश की फॉर्म में है या फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उससे कैश मिलेगा, या कैश में ना मिले फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट दे। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने खरीद ली, एक आइटम हो गया बिजनेस का। अब उसका आप यूज करोगे फ्यूचर में, वो आपको कैश तो नहीं दे रहा, बेनिफिट दे रहा है। आपको किसी दूसरे की बिल्डिंग किराए पे नहीं लेनी पड़ेगी, अपनी बिल्डिंग का इस्तेमाल आप कर लोगे, तो आपके लिए तो बेनिफिट हो गया। तो जो आइटम या तो कैश की फॉर्म में हो, 3 बातें याद रखो, जो कैश की फॉर्म में हो, जैसे कैश इन हैंड, नगद रुपया रखा है, वो कैश की फॉर्म में है, या फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो सके, या फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे। ये 3 क्वालिटी जिस आइटम में होगी, ये 3 गुण जहां होंगे, ये 3 फीचर जिसमें मिल जाएं, 3 में से एक कोई भी, वो आइटम आपका एसेट्स। तो कैपिटल से ही क्या बनती है? एसेट्स। अब जितनी कैपिटल होगी उतनी एसेट्स तैयार हो जाएंगी। लाइबिलिटीज पे आते हैं। लाइबिलिटी का मीनिंग क्या बताया था? एनी अमाउंट विच इज ड्यू एंड विल बी पेड इन फ्यूचर। ऐसा कोई भी अमाउंट जो ड्यू है, बाकी है, और वो फ्यूचर में दिया जाएगा, पे किया जाएगा, वो लाइबिलिटी है। कैसे बनेगा? कौन सा पैसा हमें देना है? आपको बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड यानी कि पैसा चाहिए। तो आपके पास बिजनेस में पैसा है नहीं, आपको बिजनेस में पैसा चाहिए, तो बिजनेसमैन क्या करता है? लोन ले लेता है। बैंक से ले लिया, किसी पर्सन से ले लिया, किसी इंस्टीट्यूशन से ले लिया। तो वो लोन आपने ले लिया, आज उधार पैसा लिया है, वो कुछ ना कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद देना जरूर है। तो वो अमाउंट हमें आने वाले टाइम में पे करना है। आने वाले टाइम में जो अमाउंट पे करना हो बिजनेस को, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो आपने जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, लोन ले लिया, वो लाइबिलिटी है। अब उस लोन का करोगे क्या? पहली बात तो लोगे कब? जब उसकी बिजनेस में ज़रूरत होगी। आपको बिल्डिंग खरीदनी है, पैसा नहीं है तो आप ले सकते हो। मशीन खरीदनी है, पैसा नहीं है। फर्नीचर खरीदना है, गुड्स खरीदना है, तो ज़रूरत होगी तभी तो उधार पैसा लोगे, और जो उधार पैसा लोगे वो आपके बिजनेस की लाइबिलिटी हो जाएगी। उस पैसे का करोगे क्या? मशीन चाहिए तो मशीन में लगा दोगे, बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग में लगा दोगे, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर में। तो जितना लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी से भी क्या बनेगी? आपकी एसेट्स ही बनेगी। वो पैसा भी एसेट्स में जाके लगेगा, तो लाइबिलिटी से भी एसेट्स ही बनेगी। एक लाइबिलिटी का एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, उधार में सामान खरीद लिया। जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो वो भी हम कई बार उधार में खरीद लेते हैं। तो उधार में खरीदने का मतलब क्या? सामान ले लिया और उसको हमने कमिट कर दिया कि आपका पैसा इतने टाइम के बाद हम दे देंगे, तो वो पैसा भी हमें आने वाले टाइम में पे करना है। वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, वो अमाउंट लाइबिलिटी हो गई। लेकिन उसके बदले में हमें जो गुड्स मिला है, गुड्स आने वाले टाइम में बिकेगा, आपको कैश देगा। तो आने वाले टाइम में जो आइटम कैश दे वो आपका क्या होता है? तो जो गुड्स खरीदा है वो आपके एसेट्स बन जाएगा। तो लाइबिलिटी के आप जैसे लोन का एग्जांपल लिया, क्रेडिट में गुड्स परचेज करने का एग्जांपल लिया, उधार में सामान खरीदने का। तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो उससे एसेट्स बढ़ेगी, क्योंकि वो एसेट्स के लिए ही लाइबिलिटी की जाएगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों से एसेट्स बनती है, खरीदी जाती है, या एसेट्स पैदा होती है। तो इसका मतलब जितनी कैपिटल होगी उतनी एसेट्स होगी, जितनी लाइबिलिटी होगी उतनी एसेट्स। तो कैपिटल और लाइबिलिटी से सीधा एसेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए एक इक्वेशन बन गई कि जितनी भी एसेट्स होंगी वो किससे बनी होंगी? कैपिटल और लाइबिलिटी से। तो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही हमेशा एसेट्स होती हैं बिजनेस की। तो इसका एक फॉर्मूला बना दिया, एक इक्वेशन बना दिया, और वो इक्वेशन या फॉर्मूला क्या है? एसेट्स आर इक्वल्स टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो भाई ये अकाउंटिंग इक्वेशन है
जिसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना है और उसका लॉजिक प्रैक्टिकली आपको समझा दिया कि एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल क्यों होती हैं। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप जब अकाउंटिंग का आखिर का आपका रिजल्ट आए तो ये आना चाहिए, जितना एसेट्स का अमाउंट बन रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटी और कैपिटल के। अगर ये इक्वेशन प्रूव हो रही है तो आपकी अकाउंटिंग सही आप कर रहे हो। अगर ये इक्वेशन प्रूव नहीं हो रही है, आपका एसेट्स का अमाउंट या जो फंड है, पैसा है, वो इन दोनों के बराबर नहीं मैच कर रहा है, तो समझो आपकी अकाउंटिंग सही नहीं हो पा रही है। तो ये इक्वेशन हम प्रूव करना सीखेंगे इस चैप्टर में प्रैक्टिकली कि किसी भी बिजनेस की एसेट्स उसकी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल कैसे होती है, वो प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन का, सिंपल कैलकुलेशन का प्रोसेस हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और हम इनका डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है किस तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे। इसमें आपको बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन लिख के दे देगा। बिजनेस स्टार्ट किया उसने, मान लो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया इतने रुपए से, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। उसने गुड्स परचेज किया, उसने गुड्स सोल्ड किया, उसने मशीन परचेज किया, उसने सैलरी पे की, उसने रेंट पे किया, उसने कमीशन रिसीव किया। तो ये बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, वो कुछ ट्रांजैक्शन आपको दे देगा, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 10 दे, जैसा भी क्वेश्चन वो बनाए। और उन ट्रांजैक्शन को देने के बाद कहेगा अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रूव करके दिखाइए कि उस बिजनेस की एसेट्स इक्वल है लायबिलिटीज और कैपिटल के। तो आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो जिन चीज़ों का ट्रांजैक्शन करोगे, जिन आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करोगे, आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए वो आइटम एसेट्स में आता है, लायबिलिटीज में आता है या कैपिटल में आता है। तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा इनकी डिटेल समझ लेते हैं। एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी आती है, कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन या आइटम होते हैं। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स में क्या क्या आता है, मेन अभी हम ले रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बेसिक सा चैप्टर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे सिलेबस में बढ़ते जाएंगे हम और गहराई में जाते जाएंगे। तो इस चैप्टर में जिन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ है वही आइटम हम समझेंगे। एसेट्स में आता है कैश इन हैंड। बिजनेस में जो कैश का पैसा रखा होता है ऑफिस में, उसको कैश इन हैंड कहते हैं, वो एसेट्स होता है, एसेट्स का आइटम होता है। इसमें आता है कैश एट बैंक। जो अमाउंट, अगर आपके पास फालतू पैसा है, फालतू कैश है, बिजनेस में होता है बहुत बार, तो उसको हम बैंक में जमा करा देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, उसमें पैसा डाल दिया, तो उसको कैश एट बैंक कहते हैं। ठीक है, ये भी एसेट्स का आइटम है। नंबर 3 पे हम ले लेते हैं डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स। ये आपको समझाया था। डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स किस में आते हैं, एक टर्म हमने डिस्कस की थी, ट्रेड रिसीवेबल्स। जब बिजनेसमैन अपना गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करता है, बिजनेसमैन अपना उधार में सामान बेचता है, तो जिन लोगों को उधार में सामान देता है, जब तक वो पेमेंट नहीं करते, उनको या तो डेटर्स बोलते हैं या बिल्स रिसीवेबल। कब डेटर्स बोलते हैं, अगर आपने किसी को उधार में सामान दे दिया, वो आपका कोई रिलायबल पर्सन है, विश्वास है आपको, पुराना कस्टमर है, आप उससे रिटर्न में कुछ नहीं लेते, सामान दे दिया, उसने कह दिया 2 महीने में पैसा मिलेगा, आपने कहा ठीक है, आपको विश्वास है, आप जानते हो उसको, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा उसको हम डेटर से लिखते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अगर वो कस्टमर आपके लिए नया है, आपको उस पर बिलीव नहीं है, तो आप उससे रिटर्न में ले सकते हो, भाई लिख के दे दो मेरा पैसा कितने टाइम में दे दोगे। उसने लिख दिया मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 महीने में पे कर दूंगा, तो जब हम उससे रिटर्न में ले लेते हैं तो उसको डेटर्स नहीं बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, ये भी एसेट्स का आइटम है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। गुड्स, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो उस सामान को हम एसेट्स का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कभी भी गुड्स के नाम से नहीं लिखते, उसको हम स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। और स्टॉक का मतलब भी वीडियो आपको बताई थी। स्टॉक का मतलब क्या है, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। जिस भी पीरियड की बात आप कर रहे हो, जिस दिन आप
अपना ये सारा हिसाब किताब कर रहे हो, उस दिन आपके पास जो बिना बिका हुआ सामान होगा बिजनेस में, जिसका आप बिजनेस करते हो, उसकी जितनी वैल्यू बनेगी टोटल, उसको कहते हैं स्टॉक। हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब होता है, इसको यहीं लिख देता हूं, अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड गुड्स, बिना बिका हुआ सामान, वो हमारा स्टॉक है। और अकाउंटिंग में हर आइटम की अमाउंट लिखी जाती है, ये ध्यान रखना, अमाउंट से अकाउंटिंग होगी, तो उसकी अमाउंट जो भी बनेगी वो स्टॉक की अमाउंट होगी। इसमें हम आगे लेते हैं बिल्डिंग, आपका एसेट्स में आता है, आप जानते हो बिल्डिंग क्या होती है। उसके बाद मशीनरी। मशीनरी का मतलब क्या है? मशीन में छोटी से लेकर बड़ी तक सभी मशीनें, आपके बिजनेस में कोई भी मशीन यूज़ होती है। जैसे आपके मोहल्ले में छोटी सी दुकान है, उस पर आप जाते हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्केल मिलेगा, बिजली से चलने वाला कांटा, उस पर जो सामान तोलता है वो डिजिटल होता है, उसमें लिखा आता है, वो भी एक मशीन का हिस्सा है। एक घड़ी है छोटी सी दीवार पे लगी हुई ऑफिस में, वो भी मशीन का हिस्सा है। ऑटोमेटिक जो चीज़ काम करती है वो सब मशीन में आती, छोटी से लेकर बड़ी तक, कैसे भी हो सकती हो बिजनेस में। इसमें लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब आप जानते हो। इसमें अगला आइटम अगर हम लें, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर हो गया। व्हीकल, कोई भी व्हीकल है बिजनेस में जिसका यूज़ करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सभी व्हीकल आपके एसेट्स में आते हैं। तो मेन यही आइटम है जिनका इस चैप्टर में यूज़ होना है। बाकी हम आगे सीखते जाएंगे जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे मेन आइटम्स हैं जो एसेट्स का हिस्सा होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसको हम एसेट्स में शो करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो इन आइटम्स को थोड़ा सा समझ लेना कि एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम आते हैं? लायबिलिटीज, इसमें जैसे हम ले लें, क्रेडिटर्स आते हैं या बिल्स पेबल कहते हैं इनका, इनमें दूसरा आइटम एक ही चीज है। ये किसी से आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, उधार सामान खरीदा है, जब तक उसकी पेमेंट नहीं करोगे वो आपका क्रेडिटर होगा, उसको क्रेडिटर लिखा जाएगा। बिल्स पेबल कब लिखेंगे? अगर आपने सामान खरीदा, उसने आपसे कुछ रिटर्न में नहीं लिया, ठीक है, आपको जानता था, आपको उधार सामान दे दिया, तो वो आपका क्रेडिटर बन गया जब तक उसका पैसा नहीं दोगे। अगर उसने आपसे कुछ रिटर्न में ले लिया, भाई लिख के दे दो मेरा पैसा कब दोगे, आपने लिख दिया मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम प्रॉमिस करते हैं या मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका पेमेंट इतने टाइम में कर देंगे। अगर उसने रिटर्न में आपसे ले लिया तो फिर उसको बिल्स पेबल लिखेंगे। तो ये वो अमाउंट है जो फ्यूचर में पे करना है बिजनेस को, इसलिए लायबिलिटी है। इसमें आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, आगे समझेंगे, अभी इसका इतना यूज़ नहीं है, खाली एक मीनिंग समझ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जुड़ा हुआ है, ओवर का मतलब फालतू। बैंक अपने कस्टमर को बहुत सी फैसिलिटीज़ देता है। आपके घर में एक एटीएम होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स में सबके पास, या जिसका अकाउंट है उसके पास, तो वो भी बैंक ने एक फैसिलिटी दे रखी है कि जब चाहो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, एटीएम मशीन में जाके अपना पैसा निकाल सकते हो, ये फैसिलिटी होगी। तो बैंक बिजनेसमैन को भी बहुत सी फैसिलिटीज़ देता है, उसमें एक फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपका बैंक में अकाउंट है, उसमें जो पैसा जमा है, आपको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए फालतू पैसे की, तो आप उसमें से फालतू पैसा भी निकाल सकते। उस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। उसकी लिमिट भी होती है कितना निकाल सकते हो, वो पैसा फिर वापस भी करना है, कितने दिन में करना है, ये सारी अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती है बैंक की। तो अगर आपने बैंक से फैसिलिटी ले रखी और बैंक से फालतू पैसा निकाल लिया है, तो वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी हो गया, वो लायबिलिटी का आइटम बन जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद इसमें हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है, अलग अलग समझे तो आउट का मतलब बाहर, स्टैंडिंग का मतलब खड़े होना, बाहर खड़े होना, जो खर्चे बाहर खड़े हैं। अब खर्चे थोड़ी ना खड़े हो सकते हैं। खर्चे का मतलब क्या है?
कोई भी खर्चा आपने कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, वो खर्चा अभी बाकी है, पैसा देना बाकी है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल वाले फीस आपसे लेते हैं, उसका टाइम रखा है 10 तारीख, तो 10 तारीख को उसका पैसा ड्यू हो जाएगा, लेकिन आपने 10 तारीख तक फीस नहीं दी, वो फीस का पैसा बाकी है, तो आपके लिए वो खर्चा है ना, और बाकी है, आपको पे तो करना है, तो वो आपके लिए हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ऐसे ही बिजनेसमैन के लिए ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका टाइम तो हो चुका है, वो अमाउंट ड्यू हो चुका है, लेकिन उसकी पेमेंट अभी बाकी है, एनी अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड इज नॉन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो पैसा आने वाले टाइम में देना है, इसलिए लाइबिलिटी बन गई। नंबर 4 पे ले लेते हैं लोन। आपने या बैंक से किसी पर्सन से बिजनेस ने लोन ले रखा है, तो वो लोन आपकी लाइबिलिटी है। तो मेन आइटम इस चैप्टर से रिलेटेड यही है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस का, उनमें अगर इनका जिक्र आता है तो उसको आप लाइबिलिटी में शो करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अच्छे से समझना है, देखना है। अब हम तीसरे आइटम पे आते हैं, कैपिटल की बात कर लें। कैपिटल को हमें किस तरह से समझना है? कैपिटल ओनर का अमाउंट है, कैपिटल या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, सीधी सी बात है। तो इसमें सीधा हम समझेंगे ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो कैपिटल को बढ़ाते हैं, जिनको कैपिटल में जोड़ना चाहिए अगर उनका जिक्र होता है, उनका ट्रांजैक्शन होता है, और कौन कौन से आइटम है जो कैपिटल को कम करते हैं, जिनको कैपिटल में से घटाना चाहिए। तो ऐड किस किस को करना चाहिए? अगर इसमें ऐड होने वाला पहला आइटम है एडिशनल कैपिटल, अगर उसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बताया क्वेश्चन में कि ओनर ने अपने बिजनेस में और कैपिटल लगाई है, जिसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं, अतिरिक्त पूंजी, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, उस अमाउंट को कैपिटल में जोड़ना है। और कैपिटल कैसे बढ़ेगी? कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिससे प्रॉफिट हो गया, बिजनेस को फायदा हुआ, लाभ हुआ, वो जोड़ देना है। नंबर 3 इनकम, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो बिजनेस के लिए इनकम है, उससे भी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कमाई, आय जिसको कहते हैं। तो 3 ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल को बढ़ाते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें इनमें से किसी का जिक्र आता है तो उस पैसे को कैपिटल में जोड़ देना है। ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जिससे कैपिटल कम होती है? उसमें नंबर 1 पे हम ले लेंगे लॉस, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिससे लॉस हुआ हो बिजनेस को। और इसमें एक चीज़, हाँ, सेकंड एक्सपेंस, कोई भी खर्चा हो। नंबर 3 पे आता है ड्राइंग्स, ड्राइंग की टर्म आपको समझाई थी पिछले चैप्टर में, व्हेन, या फिर हम सीधा कह सकते हैं एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, मालिक के द्वारा अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है और गुड्स या सामान निकाला जाता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये 6 आइटम कैपिटल से रिलेटेड है जो कैपिटल को बढ़ाते और घटाते हैं। अगर ट्रांजैक्शन में इनमें से किसी का जिक्र है तो आप उसको ऐड या लेस करोगे। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हमने समझा है, उसका फॉर्मूला हमने समझा है, और उन एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल की थोड़ी सी डिटेल हमने समझी है कि इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही आप सीखोगे, समझोगे अच्छे से, और अगले लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि अब तक का जो ये बेसिक हमने डिस्कस किया है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।